हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल एनाटॉमी को। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे पहले हमारे ये लाइन लिख के दी गई है कि ग्लोबल टोटल ब्रैकियल प्लेक्सिस बर्थ प्लेसिस सबसे सीवियर फॉर्म है। मतलब अगर जन्म के वक्त पूरा का पूरा ब्रैकियल प्लेक्सिस ही चोट खा जाए तो बच्चे का पूरा अपर लिम्ब लगभग डेड रहेगा, कोई मेजर मूवमेंट या सेंसेशन नहीं। ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। अब आता है अब्स पैरालिसिस। इसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर है। ये आपका पैरालिसिस है जो ब्रैकियल प्लेक्सिस के अपर ट्रंक C5 C6 की इंजरी से होता है। इसका जो नाम है वो जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट अब के नाम पर रखा गया है। अब इसकी साइट ऑफ इंजरी की अगर हम बात करें तो अपर ट्रंक के ऊपर एक खास जगह होती है जिसे हम अब्स पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ लगभग 6 नर्व्स एक साथ मिलते हैं और अगर इस रीजन पर स्ट्रेच या टेयर हो जाए यानी अपर ट्रंक डैमेज हो तो क्लासिकल अब्स पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। आपको इसके रूट लेवल याद रखना है। C5 और थोड़ा इन्वॉल्वमेंट C6 का भी होता है, इसलिए सारे सिम्टम्स C5 6 मसल और डर्मेटोम से रिलेटेड है। कॉज क्या है इसका? तो हेड और शोल्डर को ज़्यादा अलग खींच लेना है ना, अनड्यू सेपरेशन। इससे C5 और C6 रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है और ये सिचुएशन 3 कॉमन सेटिंग्स में हमें देखने को मिलती है। पहली सेटिंग है बर्थ इंजरी, कि जब डिफ़िकल्ट डिलीवरी में बच्चे का हेड बाहर आ चुका होता है पर शोल्डर अटक जाता है। तो ऑब्स्ट्रेशियन जब जोर से खींचता है तो हेड और शोल्डर सेपरेशन बढ़ जाता है और अपर ट्रंक स्ट्रेच होकर टेयर हो सकता है। दूसरा, कंधे पर जोर से गिरना, शोल्डर नीचे की तरफ फोर्सफुली डिप्रेस हो जाता है जबकि हेड रिलेटिवली स्थिर रहता है, फिर से C5 C6 पर स्ट्रेच आ सकता है। तीसरा है एनेस्थीसिया के दौरान, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा ही बेहोश हो रहा है, डीप बेहोशी के अंदर हो और केयरलेस पोजीशनिंग में उसका हेड एक तरफ और शोल्डर दूसरी तरफ खींच दी जाए तो प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन से अपर ट्रंक में इंजरी हो सकती है। अब मसल्स की अगर हम बात करें जो कि मेनली पैरालाइज हो सकता है तो वो है डेल्टॉइड, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, बाइसेप्स ब्रेकी, ब्रेकियालिस और ब्रेकियो रेडियालिस। पार्टली जो है वो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपिनेटर भी वीक हो जाते हैं। इन सबका कॉमन थीम सेम है, C5 C6 के रूट। इसलिए एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एल्बो फ्लेक्शन और सुपिनेशन सब वीक या फिर एब्सेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ क्लासिकल पोजिशंस की तो आर्म साइड में लटकता रहता है और क्योंकि डेल्टॉइड और ऑर्ट्रिस एबडक्टर्स पैरालिसिस है, आर्म एडक्टेड पोजीशन में ही रहता है। लेटरल रोटेटर्स जो कि है इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर वीक होने से मीडियल रोटेटर्स अनअपोज रहते हैं। आर्म मीडियली रोटेटेड दिखती है और यही अब्स पोज की पहली खासियत है। अगर मैं फोर आर्म के बारे में आपको बताऊं तो एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड। क्यों? क्योंकि बाइसेप्स, ब्रेकियालिस, सुपिनेटर पैरालाइज हो चुके हैं जबकि ट्राइसेप्स और प्रोनेटर इंटैक्ट है। एल्बो एक्सटेंशन प्लस फोर आर्म प्रोनेशन डोमिनेट। पूरा अपर लिम्ब एक पोस्चर ऐसी लगती है जैसे कोई पुलिसमैन फाइन लिखकर हाथ नीचे रखे हो या वेटर टिप लेने के टाइम पे हाथ थोड़ा पीछे नीचे रखता हो। इसलिए इसका नाम पड़ा है पुलिसमैन्स टिप या फिर वेटर्स टिप हैंड। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो 4.17 में ये ऑब्स पैरालिसिस का एक और डायग्राम दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्ट फंक्शनल लॉस की अगर मैं बात करूँ आपको तो सबसे पहला आएगा एबडक्शन एट शोल्डर। डेल्टॉइड प्लस सुप्रास्पाइनेटस चले गए, पेशेंट आपको साइड में ऊपर नहीं उठा सकता। लेटरल रोटेशन जिसके अंदर इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर वीक हो चुके, आर्म बाहर की तरफ रोटेट नहीं कर पाता। और एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो एल्बो फ्लेक्शन है, एल्बो फ्लेक्शन में मेनली बाइसेप्स और ब्रेकियालिस पैरालाइज हो चुके हैं, एल्बो सीधा ही रहता है। सुपिनेशन तो बाइसेप्स और सुपिनेटर वीक हो गए और फोरआर्म प्रोनेटेड ही रहता है। बाइसेप्स के और सुपिनेटर जर्क का लॉस मतलब यह है कि रिफ्लेक्स चेंज हो जाता है। बाइसेप्स जर्क और सुपिनेटर जर्क दोनों एब्सेंट हो जाते हैं क्योंकि एफ्रंट और इफ्रंट दोनों C5 और C6 से ही आते हैं। सेंसरी लॉस बहुत लिमिटेड है, सिर्फ डेल्टॉइड के लोअर पार्ट की एक छोटी पैच पर सेंसेशन घट जाती है जो C5 डर्माटोम है।
और जनरली यही आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब दूसरा क्लासिकल लीजन है हमारे पास क्लुमकेस पैरालिसिस। यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सिस का लोअर ट्रंक C8 और T1 इंजर होता है। इसका मेन इफेक्ट हाथ की स्मॉल इंट्रिंसिक मसल्स पैरालाइज हो जाती है, यानी फाइन मूवमेंट, ग्रिप, फिंगर स्प्रेड, ये सब खराब हो जाता है। साइड सिंपली याद करनी है आपको, लोअर ट्रंक रूट्स C8 और T1 से बना हुआ। कॉज ऑपोजिट टाइप का है, अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म। एग्जाम्पल, कोई ऊंचाई से गिर रहा है और नीचे किसी चीज़ को हाथ से पकड़ लेता है, पूरा बॉडी आर्म पर लटक जाता है और आर्म बहुत ज़्यादा एबडक्ट हो जाती है। लोअर रूट C8 T1 स्ट्रेच या फिर टियर, कभी कभी डिफ़िकल्ट डिलीवरी में भी ऐसा ट्रैक्शन लग सकता है। रूट लेवल, तो जो मेन है वो रूट T1 और पार्शियल इन्वॉल्वमेंट जुड़ा है C8 का, इसीलिए सिम्टम्स ज़्यादातर T1 सप्लाइड इंट्रिंसिक हैंड मसल्स और कुछ C8 फ्लेक्सर से जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स, लुम्ब्रिकल्स, इंटरओसाई, उसके बाद है थेनर और हाइपोथेनर, जो ज़्यादातर T1 से सप्लाई है। ये पैरालाइज हो जाती है। रिजल्ट, क्लॉइंग ऑफ फिंगर्स, लॉस ऑफ फाइन मूवमेंट और वीक ग्रिप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लॉ दिख सकता है, यहाँ पे तो नहीं दिखा, हाँ यहाँ पे दिखा है, देखो क्लो हैंड। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और बात बताना जाना चाहता हूँ मैं आपको कि अल्नर फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर C8, मतलब साथ में C8 वाले अल्नर फ्लेक्सर जैसे कि फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी वीक हो जाता है। इससे अल्नर साइड ग्रिप और फिंगर फ्लेक्शन बैडली अफेक्टेड हो जाती है। क्लिनिकली फुल पिक्चर में हम इसको क्या बोलते हैं, क्लो हैंड, स्पेशली व्हेन लोअर रूट्स आर बैडली डैमेज या फिर एसोसिएटेड अल्नर नर्व्स में लीजन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुम्केज लीजन में हैंड की डिफॉर्मिटी क्लो हैंड बनती है। रीज़न क्या है बता दिए, इंट्रेसिंग मसल ऑफ हैंड पैरालाइज हो गया, पर लंबे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जो कि फोर आर्म से आते हैं वो अब भी काम कर रहे हैं। ये अनअपोज्ड एक्शन से उंगलियों को एक अजीब सी कॉम्बी पोजीशन में खींच लेते हैं और यही क्लो हैंड है। ठीक है, क्लो हैंड की एग्जैक्ट पोस्चर आपको याद करनी है। MCP जॉइंट्स हाइपर एक्सटेंडेड, उंगलियों की जड़ पीछे की ओर खींच जाती है। IP जॉइंट फ्लेक्स्ड, बीच की और टिप वाली जॉइंट्स मुड़कर अंदर की ओर झुक जाती है और ऊपर नीचे मिलाकर पूरा हाथ बिल्कुल पंजे जैसा दिखता है। ठीक है, डिसेबिलिटी में पहला पॉइंट कि यहाँ कंप्लीट क्लो हैंड डेवलप हो सकती है, खासकर लिटल और रिंग फिंगर में बहुत ऑब्वियस, लेकिन सीवियर लोअर ट्रंक लीजन में सारी फिंगर्स इन्वॉल्व हो सकती है। सेकेंड है हमारा सेंसरी लॉस। फोर आर्म और हैंड के अल्नर बॉर्डर के अलॉन्ग एक पतली पट्टी में टच और पेन दोनों कम हो जाते हैं, क्योंकि एरिया C8 T1, ठीक है, अल्नर नर्व टेरिटरी है। इसके बाद है हमारे पास हॉर्नर्स सिंड्रोम। तो कभी कभी हॉर्नर सिंड्रोम साथ में दिख सकता है। कंडीशन क्या है कि अगर T1 रूट उस जगह से पहले ही कट जाए जहाँ से वाइट रेमस कम्युनिकेंट्स निकल कर फर्स्ट थोरेसिक सिंपैथिक गैंग्लियन तक जाता है, तो हेड नेक सिंपैथेटिक फाइबर्स भी कट जाते हैं। इससे क्लासिकल साइंस आते हैं, अपर आईलिड हल्का गिरा होना जिसको बोलते हैं टॉसिस, मायोसिस छोटी प्यूपिल, एंड हाइड्रोसिस उस साइड के फेस पर पसीना नहीं आना। ठीक है, एनोथेल्मोस यानी कि आईबॉल थोड़ी अंदर धसी सी लगना, और सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स एब्सेंट यानी नेक पर पिंच करने से प्यूपिल नहीं फैलते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है, वही है कि हेड और नेक के सिंपैथेटिक फाइबर स्पाइनल कॉर्ड को T1 रूट के जरिए छोड़ते हैं, और क्लुमकेस लीजन में अगर वही रूट शुरू में ही डैमेज हो जाए तो साथ साथ हॉर्नर्स भी डेवलप हो जाता है। अगला पॉइंट है वासोमीटर चेंजेस। तो जिस स्किन एरिया में सेंसेशन गई है वहाँ सिंपैथेटिक सप्लाई भी कम हो जाता है, तो आर्ट्रियोल्स डायलेट करती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, स्किन उस जगह थोड़ी गर्म और रेडिश लगने लगती है। स्वेट ग्लैंड्स को भी सिंपैथेटिक कंट्रोल चाहिए, वो भी खो जाने से उस एरिया की स्किन ड्रायर हो जाती है और पसीना नहीं आता है। फिर आते हैं ट्रॉफिक चेंजेस। लंबे समय तक पैरालिसिस रहेगा तो उस एरिया की न्यूट्रिशन ख़राब हो जाती है, स्किन सूखी और स्केली हो जाएगी, नेल्स जो है वो आसानी से टूटने फटने लगेंगे, और
फिंगर्स के टिप्स पर जो सॉफ्ट पल्प होती है वो पतली हो जाती है। ये सब क्रॉनिक डिनर्वेशन के हॉलमार्क्स हैं। अब बात करते हैं अलग टॉपिक, नर्व टू सेरेटस इंटीरियर, जिसे लॉन्ग थोरेसिक नर्व या फिर नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं। तो इसके ऊपर इंजरी होने के चांसेस कहाँ से आते हैं? तो ऊपर से अचानक कंधे पर जोर से वेट या ब्लो आना, जैसे कोई चीज़ कंधे पर गिर जाए। लंबे टाइम तक बहुत हैवी लोड शोल्डर पर उठाना, जैसे कि मजदूर और पोर्टर वगैरह में ये लोग करते हैं। नर्व चेस्ट वॉल के ऊपर चलती है, इसीलिए आसानी से कंप्रेस या स्ट्रेच हो सकती है। इस नर्व की इंजरी से क्लासिकल डिफॉर्मिटी है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। पहले भी काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है। यानी स्कैपुला का मिडिल बॉर्डर बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे पीठ पर पंख निकल आया। नॉर्मल में सेरेटस एंटीरियर मसल अपने पुल से मिडिल बॉर्डर को थोरेसिक वॉल से चिपका कर रखती है और पैरालिसिस होने पर यह सपोर्ट चला जाता है और बॉर्डर पीछे की ओर ऊपर आता है। ठीक है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब अगर फंक्शनली बोले तो फंक्शनली क्या होगा? तो पुशिंग और पंचिंग एक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मूवमेंट स्कैपुला को आगे की तरफ स्लाइड करने पर डिपेंड करता है, जो सेरेटस एंटीरियर का काम है। जब पेशेंट को दीवार को पुश करने की कोशिश करेगा तो तुरंत स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर पीछे की ओर निकल आएगा और ये क्लिनिकल टेस्ट है विंगिंग का। ठीक है, ओवरहेड एबडक्शन भी पार्टली अफेक्टेड होती है, क्योंकि स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन में सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ ट्रेपेजियस इंटैक्ट है, इसीलिए पेशेंट आर्म को कुछ हद तक ऊपर ले जा सकता है, पर फुल स्मूथ ओवरहेड एबडक्शन पॉसिबल नहीं रहता। अब आखिर में हम एंड करते हैं कुछ फैक्ट्स जिसको आपको याद करना है। पहला याद रखने वाला फैक्ट है एक्जिला का एपेक्स, जो कि सर्वे को एक्सिलरी कैनाल, यही तीसरा पैसेज है जो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और ब्रैकियल प्लेक्सिस का लोअर पार्ट नेक से आर्म तक भेजता है। दूसरा, ब्रैकियल प्लेक्सिस का इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट यानी कॉर्ड्स और उनकी ब्रांचेस पूरा का पूरा एक्सिला के अंदर होता है, इसलिए एक्सिलरी इंजरी में प्लेक्सिस डैमेज कॉमन है। तीसरा, पेक्टोरालिस मेजर का स्टर्नो एपोन्यूरोटिक पार्ट और लेटिसिमस डॉर्सी दोनों की फाइबर्स ट्विस्टेड पैटर्न में यूमरस पर लगती है। इस क्रॉसिंग से लेवरेज बढ़ता है और सर्जरीज में ओरिएंटेशन याद रखना पड़ता है। चौथा, एक्सिलरी शीथ किससे बनती है? डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, प्रीवर्टिबल फेशिया की डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन से, और यही शीथ एक्सिलरी आर्टरी, वेन और ब्रैकियल प्लेक्सिस को एक ट्यूब में पैक करती है। पांचवा, पूरा ब्रैकियल प्लेक्सिस C5, C6, C7, C8 और T1 के वेंट्रल रामी से बनता है। क्लासिक सीक्वेंस क्या है? रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स, ब्रांचेस। इसको याद रखने के लिए न्यूमोनिक है, रग्बी टीम्स ड्रिंक कोल्ड बियर, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैसे न्यूमोनिक्स आप जो चाहे वो बना सकते हैं। छठा है रेडियल नर्व, ब्रैकियल प्लेक्सिस की सबसे बड़ी ब्रांच है जो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलकर पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सप्लाई करती है। सातवां, हॉर्नर सिंड्रोम। फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि अगर T1 से निकलने वाले सिंपैथेटिक फाइबर्स डैमेज हो जाए तो 5 की साइंस दिखते हैं: टॉसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनोथेल्मोस और सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स एब्सेंट। आठवां, अब्स पैरालिसिस, अपर ट्रंक C5, C6 की इंजरी, क्लासिकल पोस्चर, पोलिसमैन स्टिप या फिर वेटर स्टिप या फिर पोर्टर स्टिप हैंड, आर्म एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड, एल्बो एक्सटेंडेड, फोरआर्म प्रोनेटेड। नौवां है क्लुम्पेस पैरालिसिस, लोअर ट्रंक C8, T1 इंजरी, रिजल्ट कंप्लीट क्लो हैंड, इंट्रिंसिक हैंड मसल पैरालाइज, शायद हॉर्नर सिंड्रोम भी साथ में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। ये नेक्स्ट क्लास से बैक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।